अपने विज्ञान में जो सिलेबस अकॉर्डिंग जो अपना चतुर्श्रेणी का सिलेबस है उसमें वैसे विज्ञान के जो 3 पार्ट आपके दिए हुए हैं और विज्ञान मोटे तौर पर आपने कक्षा 10 में पढ़ी है। कुछ भाग दिया हुआ है वो भौतिक विज्ञान का दिया हुआ है, कुछ भाग दिया हुआ है आपके रसायन विज्ञान का दिया हुआ है और शेष जिसमें मानव शरीर के अंग रोग ये दिए हुए हैं ये आपके हैं जीव विज्ञान के भाग। तीनों भागों से थोड़ा थोड़ा सिलेबस उठाया हुआ है और आपने ये चीज़ कक्षा 6 से पढ़ते हुए आए हो। कक्षा 6 से विज्ञान की किताब में थोड़े थोड़े पार्ट भौतिक विज्ञान के भी थे, थोड़े रासायनिक विज्ञान के भी थे और थोड़े जीव विज्ञान के भी थे। अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंगे, भौतिक विज्ञान के टॉपिक होंगे तो कंटिन्यू भौतिक विज्ञान के पूरे करेंगे ताकि आपके नोट्स भी अच्छे बने और आपको याद करने में भी आसानी रहे। दूसरा, रसायन विज्ञान के होंगे तो रसायन विज्ञान के और जीव विज्ञान के होंगे तो जीव विज्ञान के। कुछ चीज़ें रटने की होती है और कुछ चीज़ें समझने की होती है। रटने की कोशिश करोगे तो इसमें ये दोनों टॉपिक जो जुड़े हुए हैं ये एकदम समझ के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें भी रटना ही नहीं है। ज़्यादातर डायग्राम होते हैं उसके आधार पर समझे जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसमें परिभाषाएं वगैरह अपने को देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है जिसमें दिया हुआ है और अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान से। पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो सभी आज की तारीख डाल के भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के रसायन विज्ञान का टॉपिक है टॉपिक में शब्द आ रहा है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है चेंज। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? चेंज। भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, ठीक है ना। दोनों ही चीजें हैं, फिजिकल और केमिकल, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। पूरक यानी उल्टे हैं, विलोम है एक तरह से अपन कहें तो। जो चीज हम भौतिक परिवर्तन में पढ़ेंगे वो उसकी उल्टी होगी रासायनिक परिवर्तन में। अच्छा, परिवर्तन शब्द से अर्थ क्या होता है? चेंज यानी बदलना। चेंज यानी बदलना। भौतिक शब्द का अर्थ कौन बताएगा? भौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? सिंपल अगर उसकी एक परिभाषा देखें तो भौतिक चीज को अपन मूल रूप कहते हैं जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना, महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो, जैसे टच कर सकते हैं, ठीक है ना। मूल रूप जैसे आप भौतिक रूप से यहाँ पे आज प्रेजेंट हो और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो वो भौतिक रूप होता है क्या? अभी अपन भौतिक रूप से आप मेरे समक्ष पढ़ रहे हो वो भौतिक रूप है, मूल रूप है, ठीक है ना। तो भौतिक रूप का अर्थ है वो चीजें जिसको अपन देख सकते हैं। जैसे किसी का रंग बदला, पहले लाल रंग का था, हल्दी होती है, हल्दी लगा कर अपन हल्दी की सब्जी खाते हैं सर्दी के मौसम में, और साबुन से हाथ धोते ही कुछ चीजें हो जाती है ना परिवर्तित। लेकिन परिवर्तन हुआ वो दिखा क्या आपको? बाद में रंग दिखा, लेकिन रंग वो कैसे बदल रहा क्या दिखा क्या आपको? किसी को दिखा? नहीं दिखा। जो चीज नहीं दिखती है वो क्या होगी? हो तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। दूध था, शाम को आपने थोड़ा सा जावन डाल दिया, आवन डाल दिया, जैसे अपन कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। दही है या छाछ डालते हो आप दूध को फाड़ने के लिए, किण्वन क्रिया करवाने के लिए, और सुबह क्या बन जाता है? दही। अब दूध में आपने वो चीज डाल दी और आंखें फाड़ के देख रहे हो कि नहीं अब दही बन रहा है, अब दही बन रहा है, क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन वो परिवर्तन तो हुआ है। लेकिन बर्फ को लेके आराम से धूप में बन जाओ या हाथ में आइसक्रीम है और खड़े हो,
थोड़ी देर बाद वो पिघल रही है, वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। वो कौन सा रूप है? भौतिक रूप है। थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि बर्फ से पानी बना, पानी को गर्म किया तो भाप आपको दिख रही है, लेकिन दूध से दही, क्या दही से वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन आप पानी से वापस क्या बना सकते हो? बर्फ बना सकते हो। बना सकते हो ना? तो इसी चीजों को अपन सामान्य से अपने इर्द गिर्द के जो उदाहरण है, परीक्षाओं में ज्यादातर प्रश्न वहीं से उठते हैं। तो अपने को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एक तो जो टॉपिक के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो कहां से बनते हैं? परिभाषा और गुण तो है ही इन दोनों के। गुण आपको याद रखने हैं कि कौन से गुण हैं जिसके कारण भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, और वो कौन से गुण हैं जिसके कारण रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। दूसरा सवाल आएगा, शक्कर का पानी में घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है ना? और एक सवाल आएगा कि लकड़ी का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो अब ये आपको तभी पता होगा जब आपको इन दोनों के क्या याद होंगे? गुण, कि भाई कौन सी चीजें हैं जिसके कारण उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे और कौन सी चीजें जिसके कारण उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। हम ये सारी चीजें किसकी पढ़ रहे हैं? पदार्थ की। किसकी पढ़ रहे हैं? पदार्थ की परिभाषा सभी को पता है? पदार्थ क्या होता है? अवस्थाएं पता है पदार्थ की? ठोस, द्रव और गैस, सभी ने देखी है। ठीक है ना? लेकिन पदार्थ क्या होता है, जिसको हम अपने कोर्स में नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी बार बार शब्द बीच में आएगा, पदार्थ पदार्थ पदार्थ, तो अपने को उस चीज का अर्थ समझना। पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज जो अपना स्थान घेरती है। अगर मैंने इस मार्कर को यहां रख दिया तो ये अपनी जगह घेरेगी। ठीक है ना? जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी इसमें कुछ न कुछ वजन है। कहते सर हवा में वजन नहीं है, तो अपन ने क्लास 6 में प्रयोग किया होगा, एक लकड़ी ली होगी, 2 गुब्बारे लिए होंगे, एक गुब्बारे में हवा भरी, एक में नहीं भरी, तो हवा वाला गुब्बारा क्या आ गया? नीचे आ गया। तो हमने कहा कि हवा में भी क्या होता है? वजन होता है, मतलब ये यानी द्रव्यमान होता है। और तीसरा, जिसको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। भाई इसको तो मैंने टच कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या उसको अपन ने टच किया? उसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस। तो पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सभी सृष्टि में है। वो है क्या है? पदार्थ। किस रूप में पाए जाते हैं? 3, लेकिन अब कितने रूप हो गए हैं? 5। पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक बीईसी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं होगी। अब 2 पीछे वाली अवस्थाएं मूल अवस्थाएं नहीं है, मुख्य अवस्थाएं 3 है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आजकल क्या है, इनकी पूछते नहीं है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो चौथी है प्लाज्मा, जो हमारे बॉडी में रक्त का एक भाग है, और एक है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन ने वो चीज़ की खोज कर ली थी, लेकिन उसको मूल रूप में पिछले 10 साल से मान रहे हैं। आया तो कब का ही था, लेकिन मान रहे। तो पहले मैं पदार्थ की परिभाषा से स्टार्ट कर देता हूं, ताकि क्या है कि आपको बार बार शब्द बीच में आए तो वो लिखो पदार्थ। हाँ कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा यूं नोट डाल दो और फिर पदार्थ की परिभाषा स्पेसिफाई लिख दो। लिखो, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, एवं जिनको। लेकिन कभी आपने कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर डाला, छू माउस का? सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं।
मैटर, क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैटर, पदार्थ कहते हैं। और सिंपल पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पहली ठोस, जिसको हम अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। दूसरी द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, और गैस को गैस ही कहते हैं। चौथी अवस्था है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और पांचवी को अंग्रेजी में आता है लिखा हुआ BEC, हिंदी में कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फुल फॉर्म है इसकी। तो पदार्थ की अब कितनी अवस्थाएं पढ़ी आपने? 5। आगे से कोई पूछे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है तो आप कहोगे 5। कहोगे नहीं नहीं मुख्य कितनी होती है तो आप कहोगे 3। ठीक है ना? अवस्थाएं, सिंपल सवाल पूछे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5। लेकिन मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है? 3। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना? अब इन्हीं अवस्थाओं में परिवर्तन को हम देखते हुए दोनों परिवर्तन पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक। अब आपके भौतिक परिवर्तन की मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं। शब्द है भौतिक। भौतिक यानी भौतिक गुण। परिभाषा के बीच में शब्द क्या जोड़ना है? गुण। यानी कोई भी जो पदार्थ है उसके भौतिक गुण में क्या हो रहा है? परिवर्तन। सिंपल। वापस अगर मैं रासायनिक परिवर्तन पढ़ूंगा तो इसके बीच में भी शब्द क्या जोड़ दूंगा? गुण। कि किसी पदार्थ के रासायनिक गुण में क्या हो रहा है? परिवर्तन। उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और वह परिवर्तन जिसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक कहेंगे। लेकिन जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे, उनके गुणों को लिखेंगे तो अपने को पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। भौतिक गुण होते क्या क्या है थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहला भौतिक गुण होता है आयतन। दूसरी होती है अवस्था। तीसरा होता है रंग, गंध, ताप, घनत्व। ये शब्द जो बोले हैं मैंने, आयतन, अवस्था, रंग, गंध, ताप, घनत्व, ये भौतिक गुण है। ये क्या है? भौतिक गुण है। जब हम परिभाषा पढ़ेंगे, पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध, ताप एवं घनत्व में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है? तो लिखिए परिभाषा। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे, ये लिख दीजिए सारे कोष्टक करके, जैसे के आगे कोष्टक कर दो। आयतन, अवस्था, रंग, गंध, ताप, घनत्व आदि करके कोष्टक बंद कर दो। आदि में, हाँ आराम से लिखो। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे, कोष्टक करके ये सारे गुण लिख दो, कोष्टक बंद कर दो, में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण एवं संगठन, रासायनिक गुण एवं संगठन समान लिख दो। समान, रासायनिक गुण या संगठन समान या
कोई परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक गुण एवं संगठन समान, या कोई परिवर्तन नहीं होता है वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल, सिंपल सा अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बर्फ, ये तीर का निशान ये शो कर रहा है कि ये क्रिया इधर हो रही है। इसके पास में मैंने इस तरह से एक कर दिया तीर का निशान, इसका मतलब ये क्रिया वापस इधर हो रही है, अर्थात दोनों दिशा में हो रही है, पहले इधर और वापस इधर। अगर सिंपल एक दिशा में तीर किया हुआ है, इसका मतलब क्रिया केवल एक दिशा में हो रही है। और अगर दोनों दिशाओं में तीर का एरो दिखाई देता है, कहीं भी आपको जब प्रश्न आता है तो इसमें इस तीर के निशान को ध्यान से देखना, एक तरफ है और एक दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ का अर्थ है कि बर्फ से क्या बना, जल बना। तो जल से वापस क्या बन सकता है, बर्फ बन सकता है। लेकिन अगर एक अगलापन जब रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें जब मैं लिखूंगा दूध, और दूध का वापस मैं ऐसे करके अगर कर दिया मैंने दही, ऑप्शन में अगर ऐसा आपके आया हुआ है तो वो क्या है, गलत है, क्योंकि दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो उसमें कैसा तीर आएगा, केवल एक सिंगल तीर आएगा। क्या आएगा, केवल एक ऐसा सिंपल तीर आएगा, दूध से दही। ठीक है ना। तो वो गुण किसका होगा, रासायनिक का, और ये गुण किसका है, भौतिक का। अब इसके आगे और तीर का निशान, और मैंने क्या लिख दिया यहां पे, वाष्प, यहां अपन कहते हैं अपनी भाषा में भाप। ठीक है ना। अब मेरे समझाने का अर्थ क्या हुआ, केवल क्या बदली, अवस्था, जो भौतिक गुण का एक रूप है, अवस्था बदली। कि बर्फ किस अवस्था में था, ठोस, फिर ये किस अवस्था में आया, फिर ये किस अवस्था में आया, गैस। लेकिन रासायनिक गुण या रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन किसे कहते हैं, रासायनिक फॉर्मूला बताइए भाई, जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, सभी को याद है, H2O। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, कभी सवाल यूं आएगा, बर्फ का रासायनिक सूत्र बताइए, बर्फ का रासायनिक सूत्र बताइए। और सवाल आ गया, भाप या वाष्प का रासायनिक सूत्र बताइए, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है। बर्फ से जल बनता है, जल से बर्फ बनती है, जल से ही वाष्प बनती है, वाष्प ही क्या है, जल है। तो इसका भी संगठन का सूत्र H2O, इसका भी क्या रहेगा, H2O। अर्थात वह परिवर्तन जिसमें अवस्था तो बदल रही है लेकिन रासायनिक संगठन समान या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो गुण भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखो H2O, बर्फ भी क्या कहलाएगा, H2O, जल भी क्या कहलाएगा, H2O, और ये भी क्या कहलाएगा, H2O। एक और एग्जांपल देता हूं। नौसादर नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा। देखा है किसी ने नौसादर, कपूर देखी है, वही नौसादर है। ठीक है ना। कपूर जब अपन रखते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं, एक तो अपने बिस्तरों के अंदर रखते हैं ताकि कोई कीड़ा वगैरह उसको नहीं काटे, लंबे समय तक अपन दिवाली की सफाई वगैरह करते हैं तो एक बार लेते हैं नीचे फिर वापस रखते हैं ना। तो नौसादर को कभी आपने, दूसरा कपूर को इसलिए मैंने ले रहा हूँ एग्जाम्पल में कि अपन जब भगवान को कोई गोटे वगैरह चढ़ाते हैं तो कपूर की गोली काम में लेते हैं। नियम क्या है, साइंस कह रही है कि पहले ठोस अवस्था किस में बदलेगी, और द्रव को और गर्म करेंगे तो किस में बदलेगी, ऐसा है। विज्ञान का तोड़ चलता रहता है। जब बार बार उस पर प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, वो कोई रिजल्ट दूसरा ही देता है तो एक अपवाद शब्द लिख देते हैं और एक नई परिभाषा बना देते हैं। विज्ञान में ये होता है कि कोई चीज़ नहीं मिलती है तब तो वो ठीक है, कोई चीज़ नहीं होती उसको अपवाद स्वरूप दे देते हैं। तो हमें इतना पता है कि ठोस अवस्था द्रव में बदलेगी, द्रव अवस्था गैस में बदलेगी। लेकिन जब हम कपूर को जलाते हैं गोटा के लिए तो क्या वो पहले पिघल कर पानी बनता है, देखा कभी किसी ने,
जलाते सीधा किस रूप में चला जाता है? धुएं के रूप में, काले काले धुएं के रूप में निकल जाता है, कोई द्रव अवस्था में नहीं आता। इसका मतलब धुआं कौन सा रूप, मतलब वो जो ऊपर उड़ रहा कौन सी रूप होगी? गैस। यानी नौसादर है जो ठोस से सीधा किस में चला जाता है? गैस में। इसका सवाल आता है। और गैस से सीधा वापस अगर उसको ठंडा करेंगे तो गैस से सीधा किस में आएगा? जबकि इसका प्रोसेस है, इसका प्रोसेस क्या है? वाष्प। जैसे आपने गैस बंद किया तो आप ढक्कन हटाते उसके पीछे बूंदे दिखाई देगी आपने, पहले वो भाप थी, जैसे ताप कम हुआ, क्या कम हुआ? ताप, तो क्या बन गई? बूंदे बन गई। तो वाष्प किस में आया? जल को और ठंडा किया आपने और ताप कम किया फ्रिज में रख के या जहाँ पे, तो किस में आया? बर्फ में। किस में आया? बर्फ में। ठीक है ना, यानी बीच में ये अवस्था आई। लेकिन इसमें क्या होगा? सीधा ठोस से और गैस से ठोस। और इसका सवाल कई बार आता है, उल्टा फुल्टा एक समान, ऊ से उर्दू पातन, पातन यानी पलटना, उर्दू यानी उर्दू पातन की परिभाषा। परीक्षा में सवाल आता है कि जो पदार्थ सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व। कक्षा 9th में भी था, कक्षा 10th में भी था, 6th में भी था, 7th में भी था, बहुत पहले पढ़ लिया होगा आपने, कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल आता है। तो नौसादर यानी कपूर। नौसादर का भी उदाहरण देखा जाए तो यही है कि नौसादर को हम गर्म करेंगे तो सीधा किस अवस्था में चला जाएगा? गैस। और अगर उसको ऊपर कोई बर्नर रखे देंगे या ढक रख देंगे तो वो नौसादर है, वो किसके जमा हो जाएगा? उस ढक के। ठीक है ना, और ठंडा होने पर वापस वहां पर वो नौसादर प्राप्त हो जाए। जैसे मोम पिघलता है, पिघल कर जब नीचे आता है, ताप का मतलब तो वापस उस रूप में आ जाता है। मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो मोम पिघलता है, तब तो द्रव अवस्था में रहता है, और नीचे आने के बाद वापस किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। आता है ना मोमबत्ती देखी आपने सभी ने? हाँ, तो अब वो मोम जो है वो पिघल कर नीचे आ जाता है। जिस तरह से नौसादर जलाते ही सीधा ऊपर जाकर ठोस अवस्था में छिप जाता है। अपना अब क्या है कि अपन गोटा चढ़ाते वो ध्यान देते नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं, कोई कांच का बर्नर लेके ऊपर रुई की डाट लगाकर और फिर कपूर को जलाते तो वो धुआं है ऊपर रुई के छिप जाता है और वापस कपूर के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी मैंने कहा कि कोई न कोई इनको बदलने का कारक है। अब आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें अपन ने की, इसमें कोई न कोई कारक लग रहा है। कारक यानी कोई न कोई कारक है जिसके कारण ये चीजें चेंज हो रही है, अवस्था परिवर्तन। वो क्या कारक है? वेरी गुड, ताप। हमने ताप में परिवर्तन किया है। और ताप किस प्रकार की अवस्था है? भौतिक गुण है। ताप कौन सा गुण है? मैंने लिखवाया, भौतिक गुण है। किसी कारक के कारण पदार्थ की अवस्था बदल रही है। बर्फ से किसमें बदला? जल। क्यों? बीच में क्या लिखेंगे यहां पर? ताप। क्या लिखेंगे? इस कारण। और इस कारक को मैंने यहां से हटा दिया। पहले तो कारक था, ये कारक था, और अब मैंने इसको हटा दिया। हटाते ही ये चीज वापस किस में आ जाएगी? बर्फ में। जल वाष्प, बर्नर चल रहा है, बर्नर चल रहा है, इसका मतलब क्या चल रहा है? ताप चल रहा है। जैसे ही मैंने बर्नर बंद किया, वापस ये किस में बदल जाएगा? इसमें। तो भौतिक गुण का एक गुण बनता है कि किसी पदार्थ पर जिस कारक के कारण अवस्था बदल रही है, अगर उस कारक को हटा देंगे तो वो पुनः अपनी अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। जबकि रासायनिक में ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो नौसादर, नौसादर का सूत्र है NH4Cl। ठीक है ना? तो नौसादर भी है जो अपनी अवस्था परिवर्तित करती है। ये किस अवस्था में होता है? ठोस। और बदलकर किस अवस्था में चला जाता है? गैस। फिर गैस से वापस किस में आ जाता है? ठोस। इस घटना को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना? सवाल आता है कि पदार्थ सीधी ठोस से गैस, ये पदार्थ के गुण है। अपन का भी भौतिक परिवर्तन में केवल अपने को इतना याद रखना है कि नौसादर भी इसका उदाहरण है। परीक्षा में पूछ रहे हैं नौसादर का परिवर्तन, नौसादर का परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? या नौसादर को जलाने पर, नौसादर को जलाने पर वो अपने दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। बताइए किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण? तो नौसादर शब्द आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भौतिक। कौन सा आ जाना चाहिए? भौतिक। तो ये भौतिक में दो उदाहरण लिख दीजिए, एक तो बर्फ से जल, जल से वाष्प, और एक ये वाला। अब देखो इसमें भी नौसादर NH4Cl है, और जब गैस अवस्था में आएगा ना तो भी उसका सूत्र क्या रहेगा? यही रहेगा। यानी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये केमिकल फॉर्मूला जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। H2 है तो H2 ही रह रहा है।
यूं नहीं है कि जल आते ही H2 में एक H कम हो गया और HO हो गया, आगे गया तो एक और H कम हो गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो H2O ही कहलाए। कोई अगर आपसे पूछ ले जैसे ही साइंस वाला कि अच्छा ऐसा है तो बता दे भाई बर्फ का फॉर्मूला क्या है, अब हमने बर्फ का फॉर्मूला कहीं किताबों में नहीं पढ़ा होता है। बर्फ है क्या कि जल, तो फॉर्मूला वही है। बर्फ बनता किसका है? पानी का ही तो बनता है ना, तो पानी का ही तो है, बस अवस्था परिवर्तित है। क्या है? अवस्था। चलिए हो गया, हाँ लिखो आराम से, थोड़ी स्पीड लगे तो मुझे कह देना, मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा। चीज समझ में आनी जरूरी है, रटनी नहीं है। नौसा दर का परिवर्तन लिख दो, नौसा दर का परिवर्तन, हिंदी में अगर लैंग्वेज में लिखो नौसा दर का परिवर्तन। जितने भी अपन भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे उसमें डबल तीर ही आएंगे। क्या आएंगे? डबल तीर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप शिकंजी बनाते हो तो पानी में शक्कर घोलते हो, मैं तो कहूँ थोड़ी देर में बच्चा जिद करता है, वैसे जिद करते हैं कि मुझे तो मेरी शक्कर वापस चाहिए, क्या आप पानी में से शक्कर वापस दे सकते हो? दे सकते हो, ले सकते हैं। कारक ही तो लगाना है, ताप ही तो लगाना है। पहले अपने जब सब्जियां, जब मिठाइयाँ बनती थी ना, तो उसके ऊपर छाछ नहीं होती तो उससे वापस शक्कर निकाल देते अपन। उस छाछनी से वापस क्या करते थे? करना क्या, गर्म करोगे तो पानी पानी, पीछे क्या रहेगी? नमक अगर घुला हुआ है और अगर आपसे कहूँ भाई नमक मुझे वापस चाहिए उस पानी में घुला हुआ, तो आप दोगे? समुद्रों से नमक कैसे प्राप्त करते हैं? जल के वाष्पीकरण से। कि जल का क्या हो गया? वाष्प, पीछे क्या बच गया? नमक। ये अपने पचपदरा में नमक की खान कभी गए हो तो खान मतलब खड्डा किया हुआ है, उसमें पानी जो डालते हैं वो पानी उस मिट्टी के साथ, मिट्टी में लवणता ज़्यादा है तो वो नमक का रूप ले लेती है और पानी उड़ जाता है और पीछे वाइट वाइट नमक बच जाता है। तो जिस चीज़ को अपन लगता अपने को वापस कैसे ले, लेकिन ये सब साइंस है, ठीक है ना। शक्कर अगर पानी में घुली हुई है तो घुली हुई पानी के शक्कर, अपने जब हलवा वगैरह बनाते हैं ना तो शक्कर को घोलते हैं पानी में, अगर उसको वापस ज़्यादा गर्म करोगे तो पानी पानी उड़ जाएगा, पीछे नीचे क्या रहेगी? उस रूप में नहीं होगी। आप समझते हो कि दाना दाना हो जाएगी वापस, नहीं, लेकिन रहेगी शक्कर, ठीक है ना। ये तो आकार कौन देता है? अपन मशीनें देती है, जैसा मशीन होगा वैसा आकार है, वो नहीं, रूप तो वही है। गन्ने से निकलने पर क्या, गन्ने से डायरेक्ट जब शक्कर बनाते तो क्या उस रूप में होती है? टुकड़े में बड़े नहीं होती है, वो एकदम पाउडर कैसा होता है वैसे ही होता है। फिर उसको अलग अलग मशीनों में, फर्मों में डालकर फिर बड़ा दाना, छोटा दाना, मिश्री का दाना, उस टाइप से अलग अलग रूप देते हैं। तो वो चीज़ मेरे कहने का अर्थ है कि ये सब उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सब किसके परिवर्तन के उदाहरण हैं? भौतिक। अब लिखिए हेडिंग में भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण। पहला गुण लिखिए, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। दूसरा गुण लिखिए, ये मैं गुण क्यों लिखवा रहा हूं? सवाल एक ऐसा आता है, आजकल सवाल यूं आते हैं, निम्न में से भौतिक गुण, निम्न में से भौतिक गुण नहीं है। शब्द क्या आएगा? निम्न में से भौतिक गुण नहीं है। अब 3 तो ये दे देंगे लैंग्वेज के और एक ऐसा दे देंगे जो रासायनिक का है, तो 3 तो सही है और चौथा कौन सा गलत है वो आपको देखना। तो अगर आपको गुण पूरे याद होंगे तो आप आसानी से उस सवाल का हल कर सकते हो, ठीक है ना। क्या लिखा? भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। दूसरा लिखिए, भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारक, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारक हटाने पर, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारक हटाने पर
पुनः पुनः पूर्व अवस्था में, पुनः पूर्व यानी पहली वाली पूर्व अवस्था में। जैसे मैंने ये कहा कि मैंने बर्फ के ऊपर कारक क्या लगाया था, ताप, तो किस में बदला? अब मैंने कहा इस कारक को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है। मैंने कारक को वहां से हटा दिया, ताप को एकदम वहां से बाहर निकाल दिया, तो वापस ये किस में बदल जाएगा, बर्फ में। ठीक है ना? तो पुनः पूर्व अवस्था में या पुनः पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है, पुनः पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है या पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। विज्ञान की भाषा है, समझ अपने की रहनी चाहिए। आ जाता है, प्राप्त करता है, ठीक है ना, बदल जाता है, कुछ भी कह दो। तीसरा गुण, भौतिक परिवर्तन। ये शब्द याद रखना बेटा, उत्कर्मणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होते हैं, ठीक है ना? अब ये उत्कर्मणीय जो है, इसके पास कोष्टक करके आप दोनों तरफ का यूं निशान पहले लिख दो, उत्कर्मणीय होता है, फिर आगे उत्कर्मणीय क्या होता है, तो उत्कर्मणीय करके आगे कोष्टक कर दो, ये निशान उत्कर्मणीय का है। और इससे सिद्ध होता है कि हाँ, इंग्लिश में रिवर्सेबल करे। उत्कर्मणीय का अर्थ होता है दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। लिखो, तीर करके आगे लिखो, उत्कर्मणीय करके तीर कर दिया और आगे लिख दो दोनों दिशाओं में होने वाली क्रिया। इस शब्द का अर्थ ये हो गया आपके, दोनों दिशाओं में होने वाली क्रिया। अब सवाल यूं आएगा, कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है, कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है, तो कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा होगा, भौतिक। अपने को प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न दोनों रूप में याद करना है, तो ही अपन क्या है, ऑब्जेक्टिव का सही आंसर दे सकते हैं। अपन वन वे चले तो नुकसान है, क्योंकि कई प्रश्न देने वाला जो बनाने वाला है वो बच्चे के दिमाग से साथ खेलता है, वो प्रश्न को घुमाता है। प्रश्न का उत्तर इजी है लेकिन थोड़ी भाषा को ऐसे घुमाता, और हम क्या करते हैं, सीधी सीधी भाषा में याद कर लेते हैं, और सीधी भाषा में जब वहां पे जाते हैं तो वो भाषा नहीं होती, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई सपोज मानो 100 नंबर का पेपर आता है, सिलेक्शन किसका होता है, 100 में से 60 तो आप सभी को आ रहे हैं, सब कॉमन हो, 60 में तो सब कॉमन हो। 30 सवाल जो होते हैं वो कंफ्यूज वाले होते हैं। 2 ऑप्शन आपको पता है और 2 के नहीं है, 2 तो पता है कि यार इन दोनों में से कोई एक तो पक्का है, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन है। और 10% जहां पे टिकी रहती मेरिट, सिलेक्शन ऑफ मेरिट, जो उन 10% प्रश्नों को जो केवल पढ़ता है, मेहनत करता है, वही कर पाता है, कठिन परिश्रम करता है वही कर पाता है। जब उनके हाथ डालते हैं और वो सही हो जाते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि कंफ्यूजन वाला भी बराबर कैसे रह जाता है, पहुंच करी तो 4 उनने भी, वही भी कंफ्यूज वाला दूजो भी करी तो उनने भी पहुंच, राइट वे उनने भी पहुंच बराबर, लेकिन सिलेक्शन ऑफ 10 पे निर्भर करता है। तो कुछ अपने को उसमें से कहना, छाछनी में से अलग निकलना है, एक्स्ट्रा होना है अपने को। तो वो 10 प्रश्न अटेंड करने की अपने अंदर कैपेसिटी लानी है। और 10 प्रश्न तभी हो पाएंगे जब आप अपना नियमित, ज़्यादा नहीं, आईएएस बनने वाले भी 5-6 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन नियमित शब्द का अर्थ है बोले कटी घूमता रहो, ठीक है ना। मेरा सिलेक्शन लेक्चर में होने का रीज़न यही है कि मैं चाहे बस में था तो भी मुझे आज का दिन में मेरी 3 घंटे की पढ़ाई करनी तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को 12 बजे मैं बस में हूँ तो 3 घंटे करनी तो करनी है। और अपन क्या करते हैं, एक दिन तो पढ़ लेते हैं 24 घंटे और 2 दिन फिर मजे कर लेते हैं, तो फिर वो बराबर हो जाता है, वो पढ़ाई नहीं है। नियमन मतलब नियमन कि दिन में आपको 2 बार भोजन चाहिए, लोग 3 बार भी करते होंगे। जब आपका नियम एक दिन में 2 बार भोजन करना है, तो जब स्टडी लाइफ में 2 बार, भले 1 घंटा सुबह पढ़ लो, 1 घंटा नियम बना लो, तो है आपका सक्सेस ऑफ रेशियो जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। वरना अपन क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, और फिर बाद में आज लाइब्रेरी गए पढ़ लिए, कल गए तो पढ़े ही नहीं, ऐसे ही बैठ गए, वो टाइम खराब होता है। वो टाइम अपने दिखता नहीं है, बैलेंसिंग में दिखता नहीं, लेकिन वो बहुत खराब। और नहीं तो नियमित में आप, और जो भी टॉपिक तैयार करो कंठस्थ करो। कंठस्थ का अर्थ है अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बस अतरी मोटी किताब मैंने पढ़ ली। पढ़ना अलग चीज़ है, उसमें से चीज़ को कंठस्थ करना, कि जो चीज़ काम की उसको अंडरलाइन करते हुए बनाते रहो, अच्छी पढ़ाई होगी। सिलेक्शन है क्या पढ़ने में, जो जिनका सिलेक्शन होता है वो भी आपकी तरह ही है। भगवान ने 350 ग्राम का भेजा सबको दिया है,
350 ग्राम का मस्तिष्क दिया है। अब प्रमस्तिष्क सबसे आगे का भाग होता है, उसका यूज वो ज़्यादा करते हैं और अपन कम करते हैं, बस फर्क इतना है। बाकी भगवान ने किसी को कम नहीं। ब्लूम कहता है कि बुद्धि लब्धि सबकी अलग अलग होती है, बुद्धि लब्धि सबकी अलग होती है। आपने साइको में पढ़ी होगी, अगर नहीं आपके लेवल की नहीं है, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि अगर आप नियमित पढ़ोगे, जैसे आज मैंने टॉपिक पढ़ा है, आज जाके 1 घंटा बैठ के अगर जितना पढ़ा है उतना याद कर लोगे तो ये तो आपको याद हो गया। लेकिन इसी चीज़ को आप 10 दिन बाद देखोगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। और 20 दिन बाद देखते आपके लिए तो कुछ था ही नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर नहीं, आज के आज देख ले तो काम हो जाए थोड़ा सा है। क्योंकि ऊपर मारवाड़ी में कहावत है, मसौणियों वैराग है। आज आपको बताया, आज आपके अंदर जोश रहेगा, लेकिन कल वापस मसौणियों वैराग का अर्थ समझते हो? मसाणियों वैराग मारवाड़ी में कहावत है, मसौणियों वैराग किन्ने किन्ने ठाए मसौणियों वैराग। आप अपन सभी यही के, अपनी भाषा तो समझ में आ रही ना मारवाड़ी। मसौणियों वैराग का अर्थ कोई है, कहावत सुनिए कभी कि लोगों में मसौणियों वैराग है। शमशान घाट जब लोग को किसी की डेथ होती है, शमशान घाट ले जाते हैं ना आदमी को, तो जब ले जाते हैं तो बीच में बातें वो दूसरी नहीं चलती, ये चलती है कि ले आदमी रुपया करोड़ों रुपया था, 2 हाथ खाली कहीं है, बस वही बातें चलती है। अंदर जाएंगे, घुसेंगे तो भी है, फिर उसको सुलाएंगे, करेंगे, अग्नि देंगे, फिर लास्ट में हाथ मुंह धो के जैसे ही बाहर निकलेंगे और फोन आता है, वहाँ तो अंदर यही बातें चल रही है कि काय की पैसा वगैरह सब कुछ ये वगैरह, ठीक है ना। मर्द तो सब जिंदगी आके तो खाली हाथ जाना है, कुछ भी साथ में जाना है। और जैसे ही बाहर आए, कॉल आया, चेक बाउंस हो गया है, तो क्या अभी 2 मिनट में मैं पहुंचा, यानी केवल अंदर थे ना शमशान के, तब तक वो बातें चली कि पैसा किस काम का, क्या आके तो यहाँ आना है। और जैसे ही बाहर आए वापस उसी मोह माया में आ गए। तो इसे तब कहते हैं मसौणी वैराग केवल 2 मिनट का वैराग रहता है। तो अपना जो जोश होता है उसको लंबे समय तक बनाए रखना है, 2 मिनट का बना नहीं रखता है। आज बस आज के आज अपना टाइम टेबल बना दिया, इतने से इतने बजे उठूंगा, इतने से ये करूंगा, फलाना ढीगड़ा, 2 दिन 4 दिन दीवारें खराब हो जाती है ना। 2 दिन 4 दिन उसको यूज करते हैं, फिर दीवारें खराब हो जाती है, क्योंकि वापस उसके ऊपर दूसरा लगाते हैं अपन, ठीक है ना। फिर तारीख आती नहीं है, तारीख आती नहीं है। आज सही दिन नहीं है, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, आज सही नहीं है, 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे, वैकेंसी आएगी तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को त्यागो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। वो एक टाइम था कि बुला के लेते थे, और अब तो एक एक पोस्ट पे 1000-1000 जने बैठे हैं, लाख बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। चलिए दूसरा गुण, उत्क्रमणीय का हो गया। तीसरा गुण लिखिए, चौथा लिखिए, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। बता सकते हो अस्थायी शब्द का अर्थ क्या हुआ? परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, परमानेंट नहीं है। बर्फ से पानी बना तो थोड़ी देर बाद वापस पानी से क्या बन गया? बर्फ। अगर परमानेंट होता तो एक बार बर्फ से पानी बन गया, वापस उस पानी से बर्फ नहीं बनता। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। जिस चीज से जो चीज बनती वापस वो चीज जगह चेंज कर देता है। दूध से दही बनना ये स्थायी है, ये क्या है? स्थायी। तो दोनों में अंतर हो गया। स्थायी परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक। अस्थायी परिवर्तन कौन सा होगा? भौतिक। तो ये गुण याद, ठीक है ना। अंतिम गुण, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गए गुण। गुण आपको मैंने बताया, इससे बाहर एक भी गुण नहीं है भौतिक परिवर्तन का। और ये गुण याद है, आपका प्रश्न क्लियर है। अब आपको लिखने हैं उदाहरण कि भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो लिखिए, पहला तो ये हो गया अपना, बर्फ से क्या बनना? जल, या जल से क्या बनना? वाष्प। बर्फ से जल या जल से वाष्प, ठीक है ना। तो लिखो बर्फ से जल। हाँ, उदाहरण, अब सारे मैं उदाहरण लिखवा रहा हूं, जितने भी मतलब अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उदाहरण। बर्फ से जल का बनना। दूसरा लिख दो, जल से वाष्प का बनना। बर्फ से जल का बनना, जल से वाष्प का बनना। लोहे से चुंबक का बनना। लोहे से चुंबक का बनना।
ठीक है ना। लिखो, कागज का फाड़ना, ये सवाल कई बार आता है। कागज का फाड़ना, कांच को तोड़ना। अब आप कहोगे सर टूटे हुए कांच को वापस क्या कांच बनाओगे? आपको पता है कांच आप बन सकता है वापस, उसको पिघला दे। अब अपने ये कागज की लुगदी कहते हैं अपन, ये कागज किसका बना हुआ है? लकड़ी का तो बना हुआ है, हैं? किसका बना हुआ है? लकड़ी का। और वापस इस लुगदी से अपन क्या बना सकते हैं? ये अपना रद्दी कागज जाता है ना, तो उससे अपन वापस उस रूप में ला सकते हैं, ठीक है ना। अपन सोचते हैं कि भाई ये सारी चीजें कहाँ जा रही है, वापस काम में ली जाती है। रिसाइकलिंग कह दो उसको। हाँ हाँ, लिखो, मैं वही लिखवा रहा था अगला। सोने का पिघलाना या गलाना, शक्कर एवं नमक, सोने को पिघलाना, शक्कर या नमक का जल में घुलना, का जल में घुलना, दोनों को ही अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, क्या किसी में कोई नया पदार्थ बना गया? बर्फ से जल, कोई नया बना गया पदार्थ? नहीं बना, ठीक है ना। चुंबक और लोहे, लोहे से ही चुंबक, और चुंबक किससे बनती है? लोहे से, ठीक है ना। जब उस चुंबक के गुण चले जाएंगे तो वो पीछे वापस लोहा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबक क्या होता है? लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण जिस वस्तु में होता है उसे हम चुंबक कहते हैं, ठीक है नहीं। और जब उसमें से वो गुण चला जाएगा तो वो चुंबक नहीं, वो वापस क्या कहलाएगा? लोहा, क्योंकि लोहा लोहे को आकर्षित नहीं कर सकता, ठीक है। शक्कर में पानी घोला है तो वापस अपन शक्कर को प्राप्त कर सकते हैं, नया पदार्थ कुछ नहीं है। अपन क्या कहेंगे? शक्कर का घोल है। क्या कहेंगे? शक्कर का घोल है, ठीक है। नाम आपने सिकंजी दे दिया उसका आपने, लेकिन है क्या वो? शक्कर का। नमक के घोल को क्या कहोगे? चलो उसको तो सिकंजी बोल दिया, नमक के घोल को क्या बोलोगे? लूणियों पानी, हो ठीक है कि लूणियों, बात तो वही है ना, घोल है पानी। तो चलो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये 3 चीजें और लिखो। परीक्षा में आता है ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक। सघनन की क्रिया कौन से प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक। और आसवन की क्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक। ऊर्ध्वपातन में, ऊर्ध्वपातन की क्रिया लिखो, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सघनन की क्रिया बता सकते हैं? सघनन की क्रिया कहां पढ़ी है किसने? बहुत बढ़िया। ये जो ये ना, ये जल से वाष्प, जल से वाष्प, वाष्प बनना तो वाष्पीकरण है। क्या है? वाष्पीकरण। लेकिन जब वाष्प से वापस क्या बनना? जल, यानी भाप से जल के बादल बनने। सघनन, देखो शब्द में छुपा हुआ है। स यानी संगठन से, घन, घन यानी क्या होता है? बादल, ठीक है ना। स यानी संगठन से, घन, घन यानी बादल, बादल के बनने की क्रिया कहलाती है सघनन, ठीक है ना। और ये होती क्या है? वाष्प का किस में बदलना? जल में, उल्टा, ये सघनन कहलाती है। तो ये क्रिया भी क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन है। और आसवन, आसवन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन, दो द्रव का अर्थ जैसे एल्कोहल और पानी दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या, एल्कोहल को अलग करो और पानी को अलग करो, तो कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा? आसवन। वही पदार्थ अलग हो सकता है जिनके क्वथनांकों में अंतर होता है। क्वथनांकों का अंतर का अर्थ है, एक तो 150 डिग्री पर भाप बनने लग जाता है और एक 100 डिग्री पर भाप बनने लगता है, दोनों में अंतर है। अगर दो ही 150 मत हुआ तो दो ही हाथे हाथे भाप बन जाएगा, तो बीकर तो खाली, तो दोनों में अंतर होगा। तो पहले भाप बनेगा वो तो उड़ गया, शेष बीकर में रह जाएगा, तो उड़ने वाले को अपन दूसरे में स्टोर कर देंगे, नलियों में, तो वो भी अलग हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा? अलग। हाँ, नेक्स्ट, आसवन का समझ में आ गया? नहीं, उसमें आ जाएगा निथारना। उसमें क्या होता है? तेल जो होता है वो हल्का होता है, तेल जो होता है वो हल्का होता है, जो पानी के ऊपर तैरता है। उसको अपन एक बीकर में लेते हैं, पारदर्शी में, तो अपने को बकायदा ऊपर तेल तैरता हुआ दिखाई देगा, नीचे क्या होगा? पानी। तो एक टूटी वाला बीकर होगा, नीचे से पानी पानी निकल जाएगा, जैसे ही तेल आएगा निकलने के हम क्या कर देंगे? बंद। तो उसका अर्थ है वो अलग विधि है, ठीक है ना। वो अलग विधि है, ये अलग विधि है। आसवन में तो क्या होता है? गर्म करना पड़ता है,
और जो तेल से उसको पानी में गर्म करने की जरूरत नहीं है, वो तो तेल हल्का होता है बाहर ऊपर एक परत, उसको क्या कर दो, एक बीकर में डाल के छोड़ दो, धीरे 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 सेटल होगा तो तेल तेल ऊपर आ जाएगा और पानी पानी क्या हो जाएगा नीचे। पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बाहर ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे रहता है, तेल हल्का होता है इसलिए ऊपर। अब एक नीचे टूटी लगी होती है, बीकर में से पहले नीचे वाला भाग निकलेगा बाहर, जैसे ही पानी पूरा निकल जाएगा ठेठ पहुँचते ही क्या आएगा, तेल। तेल क्या, निकलने वाला तेल बंद कर देंगे तो अंदर अंदर तेल रह जाएगा और नीचे वाले बीकर में क्या आ जाएगा, पानी। ये अलग विधि है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन हो गया। अब हेडिंग डालो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन। परिभाषा लगभग आपको समझ में आ गई होगी कि शब्द क्या जोड़ना है बीच में, रासायनिक परिवर्तन के बीच में शब्द जोड़ना है गुण, रासायनिक गुण में परिवर्तन, ठीक है ना। तो लिखिए वह, हाँ, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है, हाँ, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है या बनता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है या बनता है, एवं भौतिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, एवं भौतिक गुण अपरिवर्तित, यानी कोई बदलाव नहीं होता, भौतिक गुण समान है। अपरिवर्तित शब्द का अर्थ क्या हो गया, समान, मतलब भौतिक गुण में कोई बदलाव नहीं होता है, अपरिवर्तित रहते हैं, वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण अब अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो अपना दूध से दही बनना। देखो अवस्था क्या है इसकी, इसकी भी अवस्था क्या है, जम कहते हैं भले ही अपन है जमना, लेकिन आपने देखा होगा जब दही जमता है तो उसके अंदर, ये बोली ठीक है आजकल रासायनिक क्रिया मतलब ये कुछ पदार्थ ऐसे डाल देते हैं उसको बांध देते हैं, लेकिन घर पे अपन जब दही जमाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है कि नहीं होता है, दही को यूँ हिलाते तो लिक्विड की तरह हिलता है कि नहीं हिलता है, तो अवस्था तो क्या रहती है दही, ठीक है। सॉलिड किसे कहते हैं, एकदम से ठोस, बर्फ का टुकड़ा कैसे है, लोहे का टुकड़ा कैसे है, वैसे क्या वैसे होता है क्या बर्फ, अरे सर ये दही नहीं होता है ना। चलिए तो दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया का नाम कौन सा है, ये सवाल आता भी है कई बार। किस क्रिया द्वारा दही बनता है, किस क्रिया द्वारा ब्रेड बनती है, किस, बोलो बोलो, किण्वन नाम सुना है, किण्वन क्रिया, फ्रेगमेंटेशन, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, फफूंद, किण्वन। तो किण्वन की क्रिया द्वारा दूध से क्या बनता है, दही बनता है, ठीक है ना। किण्वन की क्रिया द्वारा सिरके से जो अल्कोहल बनता है ना, अल्कोहल, वो भी किण्वन की क्रिया द्वारा बनता है, इससे अल्कोहल के बनने की क्रिया भी क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। तो दूध से दही बनना, इसकी जगह सवाल क्या दे, किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है तो दूध से दही, लेकिन सवाल को घुमा दिया है, किण्वन की क्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक है। मैं अभी लिखवाऊंगा जैसे वो लिखवाए ना ऊर्ध्वपतन, आसवन, संगनन लिखवाई, वैसे शब्द लिखवाऊंगा किण्वन। अभी फिलहाल आप एक उदाहरण लिखिए, दूध से दही। अच्छा तीर का निशान कैसा किया मैंने, एक है ना,
जबकि उसमें मैंने 2 किए थे और मैंने कहा था 2 तीर वाले को हम कहते हैं उत्कर्मणीय। क्या कहते हैं? अब इसके आगे शब्द लगाना है अनु उत्कर्मणीय, अनु उत्कर्मणीय, यानी ये जो तीर का निशान है ये कह रहा है कि दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा। लकड़ी से कोयला बन गया, लकड़ी को जलाया कोयला बन गया, अब कोयले से वापस लकड़ी बनेगी? बनेगी क्या? नहीं बनेगी। कागज को जला दिया आपने, जले हुए कागज से क्या वापस लुगदी बनेगी? नहीं बनेगी। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, पीतल का हरा होना। लोहे पे जंग का अर्थ है लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, और पे कहो काठ, अपन क्या कहते हैं? काठ। चांदी जो होती है आपने देखा होगा, बच्चों को पता होगा, पायल वगैरह पहनते हैं, कुछ थोड़ी दिन बाद काली पड़ जाती है, वो भी है संसारण, यानी ये भी जंग लगता है। ये चांदी का जंग काला होता है, लोहे का जंग भूरा होता है, और तांबे का जल, पीतल मिश्र धातु है, अपन बात धात्विक की करें। जो तांबा होता है, वो तांबा जो होता है वो किस रंग का हो जाता है? हरा। कभी तांबे का लोटा देखना, पानी पीने के बाद रख देना धूप में 1 दिन तक, शाम को सुबह देखना अंदर हरे रंग की एक परत आ जाती है। वो सब, ये सब क्या क्रिया है? रासायनिक। कौन सी क्रिया है? रासायनिक। आपको दिखी तो नहीं लेकिन हो गई, दिखी तो नहीं लेकिन हो गई, होने के बाद दिखती है, दही बनने के बाद दिखता है। वरना रात भर बैठ जाओ यूं आंखें लाल के दूरबीन लगा के, आपको पता ही नहीं पड़ेगा दूध से कब दही बना, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन है, वो अंदर ही अंदर होती है। ठीक है, तो चलिए, सबसे ज्यादा उदाहरण इसके हैं, वो किसके हैं? दहन। दहन शब्द का अर्थ क्या होता है? जलना। यानी दहन के जितने भी विक्रियाएं हैं वो सब रासायनिक है। अब दहन शब्द का अर्थ क्या हुआ? जलना। जिस चीज के पीछे जलना जुड़ा हुआ है, जिस चीज के पीछे जलना जुड़ा हुआ है, वो सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक को छोड़कर वो मैं बता दूंगा, नोट में लिखवाऊंगा स्पेशल, जैसे केरोसिन का जलना, ईंधन का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, सबके पीछे क्या शब्द आ रहा है? जलना। जलना नहीं आएगा तो दहन, कोयले का दहन, लकड़ी का दहन, पेट्रोल का दहन, केरोसिन का दहन, ईंधन का दहन, शब्द क्या आएगा? दहन। दहन वैज्ञानिक रूप है, नाम है उसका, जलना हमारा एक सामान्य नाम है। ठीक है ना? तो दहन की जितनी अभिक्रियाएं हैं या जलने की जितनी अभिक्रियाएं हैं, सीधा आंख मीच के लिख देना रासायनिक। आ जाए कागज का जलना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लिखवाया था, कागज का कैसा परिवर्तन है? और कागज का जलना कैसा है? जनो कई बार नकलों बीजी पकड़ी जनो सीधो बाढ़ देवे, कागज जला देते हैं, क्योंकि जली हुई चीज से वापस प्राप्त नहीं कर सकते, वो रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए उसको वापस भले कितनी कैसी फॉरेंसिक लैब में ले जाएं, वो वापस प्राप्त होना नहीं है। तो मैं प्रजा तो बड़े पाँच ऑपरेशन के बार काटे थोड़े पतो प्रकारी, लेकिन जलाने के बाद उसका कोई पता है? रुपए तो बोले खाए आके निकलेंगे तो पेट में से ना, वो तो इसकी तो कई मशीनें हैं, सीटी एमआरआई, सीटी करवाते ही आपके पूरी बॉडी के अंदर बता देंगे क्या क्या पड़ा हुआ है। जब अपन एक्सरे करवाते हैं, कोई बाव सिरो फूल है वगैरह पर रहे तो वो बताया करे हड्डी और बस में अपन लगे अड़ो कोई फंसी उड़ो, वो ठाकुर नहीं भाई अपने जब एक्सरा निकलवाया था उस समय हमारे कोई बाव सिरो फूल वगैरह पैर उड़ो, तो यहाँ कोई मैं तो कोई भी माना कि तो वो आएगी, क्योंकि वो रेज सीधा उसको बता देती है, तो वो अंदर तो लेने वाली चीज़ दिखा देती है, जलने की वाली चीज़ को नहीं बताते। चलिए, दहन और जलना, तो मैं अब ये अलग अलग लिखवाऊँ क्या? लकड़ी का जलना, कोयले का जलना वगैरह है, फिर भी लिख दो 2-4 जो कॉमन है। लिखो कोयले का दहन, कोयले का दहन, इसकी अभिक्रिया भी लिख दो, ये परीक्षा में भी पूछी जाती है। कोयले को कहते हैं सी फॉर कार्बन। कोयले का प्रतीक क्या है? जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक O, हाइड्रोजन का प्रतीक H, तो कोयला यानी कोल यानी कोक में कार्बन होता है, इस कारण उसका प्रतीक क्या माना गया है? C। अब आपसे पूछे निम्न में से कोयले के दहन की अभिक्रिया है, सवाल क्या है? निम्न में से कोयले के दहन की अभिक्रिया है, तो कोयला किसको बोला है? और दहन कौन सी गैस जो जलाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, जलाने में सहायक है। वह कौन सी गैस है जो स्वयं नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक? उसके बिना आग नहीं लग सकती। चंद्रमा पर जाते हैं, भले मैच बॉक्स लेके जाओ, भले पेट्रोल का जरीकन लेके जाओ, कुछ भी करो, वहां पे आग नहीं लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन
नहीं है। अगर वहां पे थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए तो आग लग जाती है। यानी ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, जलती नहीं है, स्वयं नहीं जलती है, जलाने में सहायक है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, वो जलती है, वो जलती है, लेकिन ऑक्सीजन खुद पड़ी पड़ी नहीं जलती। अगर जलती होती तो पूरा ब्रह्मांड अभी आग लगी हुई होती, क्योंकि 21% तो हमारे वायुमंडल में है ना। कितने प्रतिशत है ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में? कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 78%। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही कोई नहीं, हाँ कम ही से 0.003, ठीक है ना। हाँ नाइट्रोजन सबसे अधिक है। हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन। और हम श्वसन में यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कौन सी गैस पढ़ते हैं श्वसन में? कि ऑक्सीजन लेते हैं। अब बड़ी बड़ी जो कंपटीशन सवाल होता है उसमें ये नहीं आता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, लेकिन नाइट्रोजन का हमारे बॉडी में 1% भी उपयोग नहीं होता। जैसी लेते हैं वैसी की वैसी हम बाहर छोड़ देते हैं। जाती वो भी अंदर है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, उसका हमारा शरीर में कोई रोल नहीं है। जबकि CO2 का और O2 का रोल होता है। आपने विज्ञान पढ़ी होगी और मुझे पता है कि 90.99% आपने एक टॉपिक गलत पढ़ा है और गलत पढ़ाया होगा। को रिलेशन करके हम जब कोई चीज़ पढ़ाते हैं, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? सिर्फ हाथ खड़े करना, जिसको पता है वो हाथ खड़े करना। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? जिसको पता हो, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक मेरी बात सुनो, नहीं नहीं इसमें देखो कंफ्यूज नहीं है। आपने क्या सीखा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जहां गलत सीखी उसको बताना जरूरी है। ईमानदारी से किस किस को पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ईमानदारी से, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज दूर नहीं होगा। अगर हाथ नीचे रखा तो कंफ्यूज आपका दूर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने पढ़ा वो सही है। कितने जनों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधे श्वसन में? यानी लगभग 50% से ऊपर लोगों को यही पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं श्वसन में। क्यों? क्योंकि टीचर ने ऐसे पढ़ाया होगा कि बेटा वो पेड़ है, पेड़ में कौन सी गैस देता है, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं। कोरिलेटेड करके पढ़ाते हैं ना कि बाहर ये पेड़ है, पेड़ हमें कौन सी गैस देता है? ऑक्सीजन देता है। और हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिलेशन बन गया, हमारे दिमाग के अंदर भी खतरनाक रूप से समझ बन गई। इसलिए ये दिमाग में रहता है कि हम जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं। गलत। सभी सजीव, स शब्द आ गया, सभी सजीव ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वसन में। पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए काम में लेते हैं, न कि प्राणवायु तो उनके लिए भी ऑक्सीजन ही है और हमारे लिए भी ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना, श्वसन में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन बनाने के लिए जो हमारी द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब वो भोजन बनाएंगे ना तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात को नहीं होती, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश रात को होता नहीं है, तो भोजन बनेगा नहीं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो एक रात को दो काम होते हैं, एक तो खुद की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी बेटा बाहर छोड़ते हैं पेड़ पौधे, और एक हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो भी लेते ही नहीं रात को। तो उस पेड़ के नीचे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड, उस पौधे के चारों ओर नीचे पेड़ के एक आवरण बन जाता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और रात्रि में पेड़ के नीचे सोने से कोई भूत प्रेत से आदमी नहीं मरता है, दम घुटने से मरता है। और दम घुटने का अर्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कहते हैं झाड़ का नीचे होता है जो कि भूत है। नहीं, रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका रीजन ये है, कहते हैं ना रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम भी कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी वाली लेते नहीं है और खुद वाली भी होती वो दे देते हैं। तो हमारे तो चारों ओर जाती सांस में भी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो सेम चीज होगी कि बंद कमरे में अंगीठी जलाओ, वो काम रात को पेड़ पौधों के नीचे सोने वाला होता है। रात को पेड़ पौधों के नीचे सोते हैं तो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो, और रात को पेड़ पौधों के नीचे सो बराबर है। चार पौधों को पूजते हैं हम, साइंटिफिक रीजन। किन किन को पूजते हैं? तुलसी, पीपल, बरगद और नीम।
क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? रीजन क्या था कि ये ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, यानी ये रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। अगर हमारे आंगन में तुलसी होगी, हमारे आंगन में पीपल होगा, तो रात को हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देके क्या देंगे? ऑक्सीजन। हाँ, देता है। नीम, कहते हैं नीम में नारायण बसता है। नारायण तो हमारे प्राण देता है, इसलिए नारायण बोला। नीम में नारायण बसता है। हमने जिस चीज में उसमें देवी रूप देखा है। तुलसी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, इसलिए हमने उसमें क्या देखा है? देवी रूप। ठीक है ना, कि तुलसी तो बहुत पवित्र है, मतलब वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्राण दे रही है, और जो प्राण देते हैं हमारे लिए, आज आपके प्राण रख सके, वो आपके लिए देवता के समान, चाहे आदमी हो, चाहे आदमी हो। तो ये चीज़ अपने को रहती है। ठीक है ना। बाकी यूं तो तुलसी आप खा नहीं सकते, नहीं खा सकते आप, खाते नहीं है, घटते हैं, निगलते हैं यूं कि चरणामत के साथ। क्यों? क्यों नहीं? तुलसी के पत्तों को चरणामत की तरह निगलते हैं, उसको कभी चबाते नहीं है। तुलसी के 10 पत्तों को भी चबा दिया तो आपको दांतों में पायरिया रोग हो जाएगा, क्योंकि तुलसी के पत्तों में सबसे ज्यादा मरकरी होती है। खाना नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। मुंह में रखना, मुंह में रखना, उसको चबाने का नहीं बोलते हैं। तुलसी को अपन निगलते हैं, कहते हैं चरणामत लेते थे कि चबाना नहीं है, हाँ के सीधो। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं रीजन है, साइंस सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। गूगल बाबा पे सर्च करें ना, सबसे ज़्यादा तुलसी के पत्तों में क्या पाया जाता है, वो कहेंगे मरकरी। और पायरिया रोग होने का कारण है दांतों के अंदर खोखलापन आ जाता है, रक्त स्रावित होने लगता है, दांतों में दर्द होता है, इसलिए इस चीज़ों को नहीं करते। कई चीज़ें ऐसी बीच में चलेगी अपने, अभी अपन तो केमिस्ट्री में, बायो में चले गए। 78 किसको? पशुओं को। फसलें डायरेक्ट नहीं लेती ना नाइट्रोजन। फसलें तो कहाँ से नाइट्रोजन लेती है? मिट्टी से लेती है। फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन को, अपन तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं, वो नाइट्रोजन का दूसरा रूप होता है जिसे हम पर्यावासी शब्द कहते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट, जो पेड़ पौधे मिट्टी से लिया करते हैं। तो इस कारण ये करते हैं। ऐसे तो बेटा कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी होती ना, तो जीव जंतुओं को खाते हैं। कभी पादप जीव जंतुओं को खाते हैं, घटपड़नी कहते हैं। ढक्कन वे माते, जैसी मधुमक्खी आके बैठी, ढक्कन बंद, अंदर पड़ा एक तरल पदार्थ होता है उस पादप के अंदर, खा जाता है, उस जीव को खा जाते हैं पादप। कीट भक्षी कहते हैं जैसे। कौन से पादप? कीट भक्षी पादप। कभी देखना सर्च मार के, ऐसे पादप जो कीटों को खाते हैं, भक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नाइट्रोजन वहां से नहीं मिलती है। उनको नाइट्रोजन कहां से मिलती है? उन कीटों से, उन कीटों से, इसलिए उनको कीट भक्षी पादप कहते हैं। कई चीजें, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी अपन चलते हैं। कोयले का दहन हो गया, आने दो, मालम सिंह जी आ जाएंगे तब तक। आ गए क्या? CO2 लिखो पूरा, 4 गुण लिख दो, फिर मैं छोड़ देता हूँ क्लास। उदाहरण लिखवा देता हूँ पूरे। हाँ लिखो, कोयले का दहन तो मैंने लिखवा दिया, लकड़ी का दहन, ईंधन का दहन, कॉमा करके लिखते रहो। लकड़ी का दहन, ईंधन का दहन, पेट्रोल का दहन, पेट्रोल का दहन, कागज का दहन, अब लिखो जंग वाली बातें। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का संसारण, चांदी का काला पड़ना, संसारण शब्द कहलाता है ये, संसारण है ना। ये लिख दो, ये लास्ट में लिख देना, मैं लिखवा दूंगा। ये सभी क्रियाएं जो है ना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, पीतल का, अरे तांबे का हरा होना, चांदी का काला होना लिख दो, काला होना। फिर लिखो तांबे का, पीतल नहीं तांबे, तांबे का हरा होना। जितनी भी बनी हुई सब्जियां सुबह खराब हो जाती है, तो क्या खराब सब्जियां वापस सही हो जाती है क्या? बदबू मारी हुई दाल क्या वापस बिना बदबू की हो जाती है क्या? तो कैसा परिवर्तन है? लिखो रासायनिक परिवर्तन, लिखो बनी हुई सब्जियों का खराब होना, बनी हुई सब्जियों का खराब होना। एप्पल को काट के आपने रख दिया, एप्पल को काट के आपने रख दिया, थोड़ी देर बाद कैसी हो जाती है?
भूरे रंग की पड़ जाती है, हैं? हाँ, ऐसा देखो बहुत सारे उदाहरण हैं। नहीं नहीं, किसी से भी काटो, आप दांतों से काट के बाइट करके रख दो, वो हो जाती है, सभी